अस्सलाम वालेकुम। अब 22 अगस्त जुमेरात की शाम की बात है, जब पुलिस की दो वैन्स ड्यूटी के बाद वापस जा रही थी तो वो कच्ची सड़क पर बारिश होने के बाइस कीचड़ के अंदर फंस जाती हैं। अब पुलिस एहलकार जो उन दोनों वैन्स पर सवार थे उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं और थक हार कर वहीं पर बैठ जाते हैं और मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं। तो इतने में करीब में खड़ी कमाद या गन्ने की फसल से 131 डाकू जो कि जदीद असलहे से लेस उन पुलिस एहलकारों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब ये डाकू जो कि जदीद असलहा जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, G3 और क्लाशिनकोव जैसे हथियार से लेस थे, वो पुलिस एहलकारों पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू करते हैं, जिसके बाद वहां पर 20 में से 12 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं और एक पुलिस एहलकार अहमद नवाज को वो अपने साथ अगवा करके ले जाते हैं, जिसको नो डाउट 2 दिन के बाद बाजियाब करवा लिया गया था। लेकिन ये पुलिस के साथ इस एरिया के अंदर पेश आने वाला कोई पहला वाकया नहीं है, क्योंकि पास के अंदर इस तरह के कई वाकयात पुलिस के साथ पेश आ चुके हैं। तो नो डाउट पुलिस के साथ पास्ट में जितने भी इंसिडेंट पेश आए हैं ये उनमें सबसे खतरनाक था। तो अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये डाकू इतने मजबूत कैसे हैं और इस एरिया के अंदर पास्ट 1.5 ईयर से जारी ऑपरेशन के बाद भी इनको यहाँ से इरेडिकेट क्यों नहीं किया जा चुका है। तो इसकी डेफिनेटली मेन रीज़न इस एरिया की जियोग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये पंजाब की सदर्न साइड पर 3 सूबे पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के संगम पर वाक़ है और इन तीनों सूबों के डाकू मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये डाकू जो कि जदीद असलहा और फ़ोन के साथ एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं और कार्रवाई डालकर एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर छुप जाते हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करें इस एरिया के अंदर इंडस रिवर की, जो कि जैसे जैसे साउथ की तरफ बहता जाता है तो वो मज़ीद वसी होता जाता है और वो इस रीजन के अंदर छोटे छोटे नदी और नालों के अंदर टूट जाता है। अब इन नदी और नालों के ऊपर ब्रिजेस और पक्की सड़कें ना होने की वजह से पुलिस को यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट इंसिडेंट की बात करें तो इसके अंदर गन्ने की फसल ने मेन किरदार अदा किया है इस हादसे के अंदर, जो कि पंजाब पुलिस के साथ पेश आया है, क्योंकि ये फसल 10 से 12 फीट ऊंची होती है और ये डाकू उसके अंदर छुप जाते हैं और पुलिस के ऊपर हमले की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही ये फिर वहां से बाहर निकल आते हैं और पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब वहाँ के सस्पेंडेड डीपीओ मलिक इमरान से पूछा गया कि उनका रिस्पॉन्स इतना स्लो क्यों था, तो उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये रहीम यार खान से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और इतना टाइम इन डाकुओं के लिए बहुत होता है कि ये कहीं भी जाकर करीबी जंगलात के अंदर छुप जाएं। तो इसीलिए अगर हम देखें तो सिंध से इनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो वो ज़्यादा ईजियर होगी और इसीलिए अगर हमें इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो इन तीनों सूबों की पुलिस को मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करना चाहिए इन डाकुओं के खिलाफ, ताकि इनको कम्प्लीटली रेडिकेट किया जा सके। सेकेंडली इन डाकुओं के पास जदीद असलहा और मोबाइल फ़ोन है, जिनकी वजह से ये वहाँ पर मौजूद दूसरे एरियाज़ के डाकुओं के साथ राब्ते में रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये मिलकर पुलिस के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि ये पुलिस को अपना दुश्मन मानते हैं। और अगर हम इनके बयानात भी सुने तो ये ओपनली पुलिस को चैलेंज कर रहे होते हैं कि वो आकर इनसे लड़ें। जी उस्मान अनवर साहब, हम आपको अपने जूते की नोक पर रखते हैं, फिर हम आपको नहीं मानते हैं, जो कि क्लियरली शो करता है कि इन डाकुओं को कोई स्ट्रॉन्ग हाथ बैक कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी ये जुर्रत बन पा रही है कि वो किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को ओपनली चैलेंज कर सकें। क्योंकि अगर हम देखें इनके पास जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी का होना ये बहुत से क्वेश्चन रेज करता है इस मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि वो इनके पास कहाँ से आया। तो अब ये सवाल उठता है कि इन डाकुओं को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए डेफिनेटली तीनों सूबों की पुलिस को मिलकर इनके खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, जिसके बाद ही इस एरिया को नो गो जोन से सेफ जोन के अंदर ही तब्दील किया जा सकता है।